नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, रांची में पहले वनडे में भारत की शानदार जीत हुई है। साउथ अफ्रीका के पहले मैच में ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने 350 रन का लक्ष्य पीछा किया साउथ अफ्रीका ने और 17 रन से टीम इंडिया की जीत दर्ज हो गई। शतकवीर विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने हैं। जेसीए में जीत का यह सिलसिला जारी है तो एक रिकॉर्ड भी जेसीए स्टेडियम के लिए खड़ा हुआ कि 349 रनों की जबरदस्त रिकॉर्ड पारी जो है वो इस बार भारत ने खेला और आखिरी ओवर तक इस मैच का रोमांच बना रहा और आखिरी ओवर में 17 रनों से जीत भारत ने अपनी दर्ज कर ली है। तो साउथ अफ्रीका की इस पहले मैच में हार हुई है। दूसरी तरफ विराट कोहली की अगर बात करें, उन्होंने अपना शतक जड़ा, ओडीआई में 52वां शतक पूरा किया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और ऐसे में एक विराट स्कोर भारत की टीम ने खड़ा किया। हालांकि उसका बहुत हद तक पीछा भी साउथ अफ्रीका की टीम ने किया। शुरुआत के 5 विकेटों की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका थोड़ा कमजोर नजर आया, लेकिन 5वें विकेट के बाद से जो एक साझेदारी बनी वो काफी आगे तक इस मैच को साउथ अफ्रीका के तौर पर लेकर के गया। लेकिन अंत तक सारे विकेटों को साउथ अफ्रीका ने गंवाया और 17 रनों से मैच भारत के नाम। अंतिम ओवर तक गया जैसा उम्मीद था। पैसा वसूल मैच था पूरी तरह से। विराट एंड रोहित शर्मा, बहुत मजा आया। इंडिया जीती, बहुत खुशी की बात है, बट बहुत ही रोमांचक मैच हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच। आज तक थ्रिल रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट अंत में इंडिया जीत गई। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा आज तो विराट कोहली सेंचुरी बनाया है 135। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जमशेदपुर से स्पेशली इस मैच के लिए आए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत कट टू कट मैच था और ऐसा नहीं, मतलब हमें पहले लग रहा था इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला। यस, हम लोग तो पहले सोचे कि अब चलते हैं घर, मैच में मजा नहीं है, लेकिन ये मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लास्ट ओवर तक मतलब मैच को ला देगा और ये बहुत अच्छा मैच हुआ और पैसा एकदम नहीं कहते पाई असूल, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंडियन। बहुत मजा आया और एक्सपेक्टेड नहीं था कि जीत भी जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन फाइनली जीत गए। बहुत मजा आया। प्राउड ऑफ यू इंडियन टीम, थैंक यू सो मच। बढ़ेंगे आगे। खबर धनबाद से है, जहां झरिया इलाके से पुलिस ने पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा की तैयारी कर रहे एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लोगों में अभ्यर्थी भी शामिल है जो कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल होने वाले थे। इन्हें झरिया स्थित लॉज में रखकर प्रश्न पत्रों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी धनबाद का भी बताया जा रहा है। कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, तो उसी के संबंध में ये लोग पिछले कुछ दिनों से झरिया में रह रहे थे। मैटर आगे तफ्तीश जब मैटर की हुई तो ये पता चला कि इनके साथ काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाके इकट्ठा करके रखा गया था। इनसे एडमिट कार्ड वगैरह ले लिए गए थे। इवन एक संगठित और षड्यंत्र के तहत आज जो होने वाली परीक्षा थी, आज जो हो गई है अभी तक, उसी में इनको चीटिंग के मकसद से यहाँ पे लाया गया था। रांची से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है। माइनिंग ऑफिसर सहित 11 लोगों को समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए सभी को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। अलग अलग तारीख पर सभी को बुलाया गया है। साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही है और माइनिंग ऑफिसर सहित 11 लोगों को इस मामले में समन दिया गया है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां महुआ टार थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ पुलिस, खान और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विशेष छापेमारी अभियान में टीम को एक खुली अवैध कोयला खदान का पता चला, जिसके पास लगभग 130 टन अवैध कोयला भंडारित मिला। प्रशासन ने पूरे कोयले को मौके पर ही जब्त कर लिया। छापेमारी के बाद अधिकारी पूरे क्षेत्र की तलाशी में जुट गए हैं और अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। जमशेदपुर के परसूडी स्थित सोपो डेरा में देर रात मेडिकल संचालक राजकिशोर के घर 3 नशेड़ी युवक पहुंचकर हंगामा करने लगे। घायल अवस्था में इलाज की जिद पर युवकों ने मेडिकल बंद होने पर गाली गलौज की।
मेडिकल संचालक के घर के दरवाजे को तोड़ दिया। मेडिकल संचालक को बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात को करीब 12:30 पौने 1 बजे 3 लड़का आया, पूरा दारू पी करके नशा में था वो लोग। गेट में जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। जब तक हम गेट के पास तक आए तब तक हमारे घर में गेट तोड़ चुका था वो लोग, और धमकी दे भी दिया कि बाहर निकले तो वो जान से मार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि राज्य में किसान, छात्र और आम जनता ठगी का शिकार हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उनके अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा है, वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा जा रहा है। गीता कोड़ा ने सरकार को अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार करार दिया। सरकार जनता को छलने का, ठगने का काम कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक वर्ष में भी आपका योजना पूर्ण नहीं होना, ये साफ दिखाता है कि ये सरकार विफल है और इस सरकार के पास ना दिशा है, ना ही इस यहाँ की जनता के लिए काम करने का विजन है, ना ही यहाँ के लोगों के लिए कोई दर्द है। ये सरकार से इतना भी नहीं हो रहा कि उन यूनिवर्सिटीज़ से या उन स्कूलों से ये कहे कि भाई आप कुछ दिन का मोहलत दीजिए। दुमका के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने बूथ संख्या 76 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसे समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला बताया। इसके बाद सिद्ध पहाड़ी में आयोजित जन चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए मरांडी ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का संकल्प लिया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान में सहयोग का आश्वासन भी दिया। अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बताते हैं। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं देते हैं, जो देश भर में हुआ या देश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। टेलीविजन या मोबाइल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या, जैसे अभी बता रहे थे ना कैसे मधुमक्खी पालन करके भी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं किस प्रकार से। तो ये कहने का अर्थ है कि वो बताते हैं कि हम भी कर सकते हैं, गाँव में घर में रह कर के भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस बात को ये कहा कि आप सब लोग भी कम से कम प्रत्येक महीना के जो आखिरी जो रविवार होगा तो प्रधानमंत्री के मन की बात को जरूर सुनें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब झारखंड की राजनीति में भी इसके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि झारखंड इस समय वित्तीय अराजकता के दौर से गुजर रहा है और राज्य सरकार के पास योजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में केंद्र सरकार की सहायता से ही राज्य में विकास कार्य चल पा रहे हैं। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी हमारे साथ, हम सीधे उनसे जानेंगे कि दीपक जी अब जो चर्चा हो रही है कि झारखंड पर इसका एक बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है, ये कैसे देख रहे हैं आप इस परिणाम को झारखंड के संदर्भ में? झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिन्होंने इस राज्य का गठन भी किया और इस विकास के बारे में पूरी तरह से चिंतित रहती है। हाँ ठीक है कि हम चुनाव हारे हैं विधानसभा का, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन खेत और खलियान कमल फूल का है। किसी ने इसको चोरी करने का काम किया, इसको वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे? 4 साल अभी है, तो वैसी स्थिति में अभी जो सुर देख रहे हैं कि बीजेपी के सुर कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं, जेएमएम को लेकर नरम है, जेएमएम का सुर अब बीजेपी को हल्का कुछ नरम दिख रहा है, कुछ हो रहा है क्या? देखिए, इस प्रकार की बातें अखबारों की सुर्खियों में रहता है, लेकिन सच है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर यहाँ पर सरकार एक नहीं अनेकों बार बनाने का काम किया है और इस प्रकार की बातों में कोई अभी तर्क और दम नहीं दिखता है। क्या अभी 4 साल विपक्ष में बैठेंगे या कुछ झारखंड के हित की बात आती है, कुछ ऐसा कुछ ऑफर आता है तो फिर आप लोग आगे देखेंगे या कुछ आपकी ओर से कुछ डबल इंजन की सरकार में? देखिए, इस समय में, इस क्षण में और इस पल में हम विपक्ष में, बड़ा बयान है आपका, और विपक्ष की भूमिका कारगर हो इसके लिए पार्टी और विधायक दल को तैयार आना चाहिए। हम घाटशिला चुनाव हारे हैं, आप ठीक कह रहे हैं,
इसका दर्द भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, समर्थक और एक एक सदस्य को है, लेकिन सूद के साथ बदला लेने का संकल्प भी पार्टी के कार्यकर्ताओं। लेकिन एक बड़ी बात कर रहे हैं कि इस क्षण इस पल बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा में कौड़ियों के भाव काजू की बिक्री होती है। जी हां, यह कोई शिगुफा नहीं बल्कि सच है। यहां काजू की बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण जामताड़ा के नाला प्रखंड को काजू नगरी के रूप में भी जाना जाता है और काजू औने पौने दाम में बिक जाता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जामताड़ा का काजू नगरी, कौड़ियों के भाव में बिकता है काजू। जी हां, जामताड़ा का नाला प्रखंड काजू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सैकड़ों एकड़ में फैले काजू बागान में काजू की खेती होती है, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट नहीं रहने के कारण काजू औने पौने दाम में बिक जाते हैं। I will take 5,55,000 में. Then I will some 5 labors may come from Tamil Nadu. This labor then in the Kaju Bhavan में no profit में. The Kaju Bhavan में the government side no support, no security. नाला प्रखंड में तकरीबन 95 एकड़ भूभाग पर काजू की पैदावार पिछले कई सालों से हो रही है। बागान का सैरात के लिए डाक जिला परिषद की ओर से डाक निकाला गया। 4.5 लाख रुपए में सैरात कन्याकुमारी की एक कंपनी को दे दी गई, मगर कंपनी मालिक घेराबंदी और पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में काजू की चोरी होने से इसका पर्याप्त लाभ न मिल पाने की समस्या बताया। समस्या ये भी है कि यहाँ मिलने वाला काजू बगैर प्रोसेस ही बिकता है। इस कारण ना तो काजू की सही कीमत मिलती है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया ये बन सका है। इतना बड़ा काजू बागान है, इतना अच्छा पहाड़ है, नदी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर देख रेख नहीं होने के कारण इतना कीमती फसल जो है बर्बाद हो रहा है। दरअसल चुनावी सालों में जामताड़ा के नाला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के काजू बागानों के विस्तार के साथ ही काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात पर तकरीबन मुहर लगाई थी। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो भी काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करवाने और इस पहल को अमली जामा पहनाने को पूरी तरह तत्पर नजर आए। तब ये तय हुआ था कि तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की लागत से जामताड़ा में काजू प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। कुछ महीनों के बाद इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कई बार पहल की शुरुआत होने के बाद भी इसे जमीनी स्तर पर कामयाबी नहीं मिल सकी। नतीजा ये रहा कि इस साल भी जामताड़ा का काजू बगैर प्रोसेस ही औने पौने भाव पर बिककर रह गया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमारा पत्र गया हुआ है कि वो लोग जल्द से जल्द जो है एक काजू प्रोसेसिंग प्लांट जो है एस्टैब्लिश करें। हम लोग योजना विभाग से भी बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है काजू प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापन जो हम यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। जामताड़ा में प्रोसेसिंग प्लांट लग जाने से न सिर्फ यहाँ काजू की अच्छी खेती होगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को अच्छी आमदनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। एमएमसीएच और सुपर स्पेशलिटी परिसर का निरीक्षण अपर मुख्य सचिव ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने चिकित्सा सुविधाओं की घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि ओपीडी को 6 महीने में नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि 420 बेड क्षमता वाला नया आईपीडी भवन भी बनाया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं 4 महीने में शुरू की जाएंगी और इसके लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति जेपीएससी के जरिए होगी। क्योंकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं आईपीडी के, तो नई एक आईपीडी की बिल्डिंग करीब 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा, तो उसका निर्माण हम लोग आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो यूजी की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। तो अभी देखे होंगे इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है। अब अगली बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट यूजी का सीट हम लोग बनाएंगे।
दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 62 हफ्तों से स्टेशन परिसर के सामने धरना जारी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कोयला लोडिंग के दौरान फैलने वाली धूल से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेल और जिला प्रशासन उदासीन बना हुआ है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि दुमका से कोयला रैक हटाए बिना धरना समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही ट्रेन का भी एक दुर्घटना हुआ। कोयला रैक की वजह से हो रहा है। आदमी माने चाहे नहीं माने, आप देख सकते हैं कि दिन भर कोयला लोडिंग करके यहाँ पे ओवरलोड करके कोयला गाड़ी को खड़ा करके रख दिया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 में। इसी की वजह से ट्रेन भी लेट आती है और पैसेंजर को बहुत सारा दिक्कत होती है, क्योंकि स्टेशन में आके पैसेंजर घंटों घंटों इंतजार करते हैं, उसके बाद ट्रेन आते हैं और कोयला डस्ट से पैसेंजर एकदम काला हो जाते हैं। यहाँ पे सरकार को क्या, अगर सरकार अडिग है कि हम नहीं हटाएंगे तो हम लोग भी अडिग हैं। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कोयला हम लोग हटा के रहेंगे। कोयला को अविलंब हटाया जाए, इससे काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही है। इसको नज़रअंदाज करना ये मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह का कुछ भी सजा हो सकता है, कुछ भी मतलब परिणाम निकल सकता है। ये एक बहुत बड़ी गुनाह है। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए बोकारो स्टील ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और आरजेडी नेताओं ने लोगों को बसाए बिना अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष जयदेव राय और आरजेडी नेता अवधेश यादव ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं स्थानीय युवाओं ने कहा कि राजनीतिक दल विकास रोक रहे हैं। लोग पार्टी से ऊपर उठ के धुंधीबाग के साथ, धुंधीबाग हटिया के सभी दुकानदारों के साथ हैं, क्योंकि धुंधीबाग हटिया से खाली बोकारो नगर नहीं, बोकारो के बीएसएल के अफसर या वर्कर नहीं, हम लोग चास, चंदन क्यारी, आपके जेना मोड़, बाली डी, इधर आपका टुक्का डी, बेरमो, फुसरो तक यहाँ से धुंधीबाग हटिया से हम लोग का ये होता है। बोकारो में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के आड़ में बोकारो प्रबंधन के द्वारा धुंधीबाग बाजार में कई दुकानों पर नोटिस चिपका कर गया कि धुंधीबाग बाजार को हटाने की साजिश कर रहा है बोकारो प्रबंधन। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी बात के इस तरीके से सूचना दे देना हटने की, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी। और देखिए, सबसे बड़ा बात अभी बोकारो का डेवलपमेंट का लेकर बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है हटिया का। हटिया के जगह आप अपना खटिया मत बिछाइए, ठीक है। अगर यहाँ के लोग आपको बाजार बसाने के लिए अगर आपको ज़मीन दे रहे हैं तो आप अपना हटिया लगाइए और जाइए, यहाँ खटिया बसाने का काम मत करें। सबसे पहला बात मैं एक तो पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ। 1999 में बागड़ा बेड़ा में इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, तब ये लोग बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये लोगों को सब चीज़ मुफ्त का चाहिए, ज़मीन, लाइट, बिजली, सब कुछ, पानी वानी सब। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा अब हथियार नहीं, कलम और वर्दी से अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। कार्तिक उरांव कॉलेज के पास मिशन वर्दी फिजिकल एकेडमी में राम उरांव के प्रशिक्षण से 13 युवाओं का चयन अग्निवीर में हुआ है। मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों वाले गांवों से आने वाले युवा इतिहास रच रहे हैं। अब तक 40 से अधिक बच्चों का चयन विभिन्न सेवाओं में हो चुका है। चयनित युवाओं का सम्मान समारोह कर उत्साह बढ़ाया गया। गुमला जिला की पहचान एक समय था कि उग्रवाद प्रभावित जिले के रूप में होती थी। कई ऐसे नक्सली घटनाएं यहाँ पे हुई थी जो चर्चा का विषय रहती थी, लेकिन समय के साथ स्थिति बदली और आपको बता दें जो माहौल है गुमला का एकदम बदल चुका है। यहाँ के जो युवा पहले के थे जो हथियार पकड़ते थे, हथियार के बदले में अब कलम पकड़ रहे हैं। और कलम का ताकत आपको बता दें कि इनको जमीन से लेकर के आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो इस वक्त मौजूद है हम मैदान में, और मैदान में आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको युवा दिखेंगे। तो खुशी की बात आपको यह बताएंगे कि इन जो 12 युवा यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो इन सभी युवाओं का चयन अग्निवीर के लिए। फाइनली मेरा 2025 में सिलेक्शन हो गया और मैं इस मैदान से हूँ और मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग राम भैया के द्वारा दिया गया है। और यह एक यहाँ पर एकेडमी चलाया जाता है मिशन वर्दी, उसी के तहत मेरा यहाँ पर सिलेक्शन। कैसा लग रहा है आज? मेरा गाँव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ रोड हमें आने जाने की बहुत असुविधा होती थी और जंगल बहुत है। और मैं वहाँ से निकल के गुमला में पढ़ाई करता था। मेरा मामा भी आर्मी पुलिस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी वहाँ से हट के यहाँ तक पहुँचा हूँ। नक्सल प्रभावित हो रहा है क्योंकि अभी जो है यहाँ पे 13 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, तो 13 बच्चे जो हैं इतने छोटा उम्र में मैंने सिलेक्शन दिलाए हैं इनका। और 2023 से लगातार यहाँ से जो है बच्चे जाते रहे हैं, जैसे कि 10 9 युवा है आज के
ये कलम हथियार की जगह में कलम थाम में है और कलम थाम करके आज ये इनका सिलेक्शन हुआ है और देश के लिए ये फिर से गन थामने का काम करेंगे। युवा के द्वारा जो उदाहरण बनेंगे और वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में गलत रास्ता को छोड़ करके मुख्य रास्ता में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं देश सेवा में उनका भी जज्बा होगा तो वो आकर के जुड़ करके अपनी देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। सुरेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। धनबाद में छमछम और सुनैना किन्नर गुटों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों पक्षों से चर्चा के बाद 2021 में तय सीमाओं को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया। सीमा उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। शासन एसडीओ साहब के सामने हम लोग आई थी और वहां अगले पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा, हमने भी रखा। रखते हुए जो 2021 में एसडीओ साहब के द्वारा जो कानून पास की गई थी, जो आदेश पत्र मिला था, उसके अनुसार कुछ कतरास को लेकर के डिफिनेशन थी और इधर उधर की बात होने लगी। तो हम लोग का यही कहना है कि थोड़ा दिन के लिए अगले पक्ष ने भी रखा प्रस्ताव कि हम लोग को कुछ दिन का वक्तव्य के लिए टाइम दीजिए सोचने समझने के लिए। फिर पंच की दुहाई यहाँ बात होने लगी कि हम लोग का फैसला कर ले करके कि एक बार हम लोग माने किन्नर समाज में भी बैठ करके एक बार बात कर लेते हैं। अगर वहाँ सुनैना बैठेंगी, सर ने अपने मुंह से ही कहा। तो हमारे एसडीओ साहब के सामने जो फैसला हुआ है, जो पंच द्वारा फैसला हुआ था, उसको भी लेकर के और इनका भी लेकर के दोनों पक्ष का फैसला वही हुआ है जो जहां मांगता था वहां मांगेगा, खाएगा। और सुनैना किन्नर ने 1 महीना के अंदर का टाइम लिया। पंच हम बुलाएंगे, हमारे जितने झारखंड के किन्नर हैं सभी ने मिल करके इस बात को माना और एसडीओ साहब ने भी माने। 1 महीना के अंदर हमारा फिर पंच के अंदर जो हाला भाला होना होगा, फैसला होना होगा, वो फिर फैसला को झरिया भी मानेगा और धनबाद भी मानेगा। दोनों गुट जो हैं, छमछम देवी गुट और सुनैना गुट के साथ थाना प्रभारी बैंक मोड़ धनसा और धनबाद, साथ में हमारे अंचलाधिकारी, सब हम लोग बैठ करके एक दोनों गुटों के साथ निर्णय पर पहुंचे कि 2 मार्च 2021 में जो तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था नक्शा सहित, उसका अनुपालन लोगों को करना है। लेकिन उसके साथ केवल कतरास, अभी जो निर्णय हुआ है कि कतरास सुनैना गुट मांग रहे हैं तो वो भी मांगते रहेंगे। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।